शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी एक खबर जो कि मिशन साउथ पर फिलहाल निकल गए हैं। कर्नाटक के रामनगर में रोड शो उनके द्वारा किया गया। उनके द्वारा कई सारी अहम बातें की गई जिनमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला है। तो बीजेपी लगातार आश्वस्त नजर आ रही है। खासतौर पर मिशन साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ को लेकर साउथ के 130 सीटें, और इस बीच लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ही क्यों ना हो, सभी यहां पर मिशन साउथ के तहत अलग अलग दौरे कर रहे हैं। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहते हैं और तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। यहां पर रोड शो उनके द्वारा किया जाता है। कर्नाटक में कई सारी अहम बातें वो करते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहते हैं कि यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला। कर्नाटक की अगर बात करें तो दक्षिण का द्वार पूजा यहां पर कर्नाटक को कहा जाता है और बेहद अहम रोल कर्नाटक निभाता है। जाहिर तौर पर देखिए, जब आप मिशन साउथ की बात करें तो मिशन साउथ में कर्नाटक का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है और गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले कर्नाटक में पहुंच रहे हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से लगातार जो कसर वहां पर रह गई उस कसर को इस बार पूरा कर लिया जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि खाता तक नहीं खुलेगा। तो देखिए, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर हैं। आपको याद होगा सबसे पहले चुनाव की तारीखों से पहले ही पीएम मोदी ने वहां पर फोकस करना शुरू कर दिया था। लगातार वो वहां पर जा रहे थे। इसके बाद अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो कल ही कर्नाटक में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और इस तरीके से लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे उनकी ओर से चल रहे हैं। और इस बीच देखिए, लगातार हमलों का दौर भी जारी है। कांग्रेस के ऊपर भी उन्होंने खूब हमला बोला। आगे बढ़ते कर्नाटक में अमित शाह का चुनावी शंखनाद। कांग्रेस और कर्नाटक सरकार पर जोरदार प्रहार किया। कहा उन्हें राम नाम से बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, अच्छे काम से परेशानी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कर्नाटक में अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी कि 1950 से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं बदलता। और मित्रों, मैं आज बताने आया हूं, 10 साल के बाद मोदी जी जनादेश मांगने जा रहे हैं। 1950 से हमारा जो मैनिफेस्टो था वो पूरा का पूरा समाप्त कर मोदी जी आशीर्वाद लेने के लिए निकले। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? कांग्रेस पार्टी 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर गई। और जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और उस वक्त ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में मुझे कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, ये मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में कोई तुलना नहीं। मोदी जी ने 23 साल से छुट्टी नहीं ली। कांग्रेस नेता गर्मियों में विदेश चले जाते हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर 1 रुपये का करप्शन का आरोप नहीं लगा। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले की है। मोदी जी जैसा प्रामाणिक प्रधानमंत्री है और मंजूनाथ जैसा सेवाभावी मुझे बताइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मंजूनाथ जी के कमल निशान पर वोट देकर मंजूनाथ जी को आप जिताएंगे क्या? और देखिए, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने नामांकन किया। मेरठ से अरुण गोविल ने नामांकन किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गज उनके साथ मौजूद रहे। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले यहाँ रोड शो के लिए पहुंचे थे उनके साथ में। अरुण गोविल के लिए आपको याद होगा चुनाव प्रचार भी सबसे पहले शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही चुनाव प्रचार का आगाज किया। चुनावी शंखनाद मेरठ से हुआ और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में देखिए नामांकन पत्र दाखिल किया। मेरठ से ही देखिए बिलोंग करते हैं अरुण गोविल। उन्होंने यहीं से ही अपनी पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद हालांकि मुंबई में चले गए। भगवान श्री राम का किरदार उन्होंने निभाया और आज भी महिलाएं उनको भगवान श्री राम के रूप में ही देखती हैं। और यहाँ पर भी देखिए तिलक
उनका पहले हुआ और उसके बाद में फिर वो नामांकन के लिए पहुंचे। मेरठ से अरुण गोविल चुनावी मैदान में उतरे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इससे पहले खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे उनके प्रचार के लिए, रोड शो के लिए। यूपी के मेरठ संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अरुण चंद्र प्रकाश गोविल ने मंगलवार को नामांकन किया और हल्फनामे में बताया गया है, देखिए दैनिक भास्कर का जो देश विदेश का सेगमेंट है उसमें ये बताया गया है कि हल्फनामे में अरुण गोविल ने बताया कि उनके पास मर्सिडीज कार है, इसके साथ ही वो 14 लाख रुपए से अधिक कर्ज में भी है। गोविल पर कोई आपराधिक मुकदमा फिलहाल नहीं है और तमाम जानकारियां फिलहाल अखबारों में आज दी गई है। और इस सबके बीच में पीलीभीत से खबर। पीलीभीत में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की उपलब्धियां, सरकार के काम गिनवाते हुए नजर आए। साथ साथ में जीत का आशीर्वाद भी यहां पर जनता से मांगते हुए नजर आए। तो देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन लगातार बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सारे प्रबुद्ध सम्मेलनों में हिस्सा लेते हुए नजर आए। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हमने देखा था कि बुलंदशहर हुआ, नोएडा हुआ, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। और अब पीलीभीत में भी इसी तरीके का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था बीजेपी के द्वारा, जिसमें योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचते हैं, जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देते हैं, साथ साथ में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगते हैं और तमाम उपलब्धियां बीजेपी के 2 कार्यकाल की जो रही, पिछले जो साल रहे 2014 से लेकर 2024 तक के, उसमें गिनवाया कि क्या कुछ बीजेपी के द्वारा किया गया है, कितना अंतर यहां पर पहले की सरकारों में और बीजेपी की सरकार में है। ऐसी तमाम बातें करते हुए पीलीभीत के प्रबुद्ध सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ नजर आए। महिमा बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के 2 दिनों के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकौशल साधने के लिए जबलपुर वो पहुंचे और शक्ति केंद्र में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भी नजर आए थे। शहडोल में भी एक चुनावी सभा की बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। 2 दिनों का उनका ये दौरा, और उस दौरे के दौरान आप ये देख सकते हैं कि तो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आए हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक चुनावी जनसभा की, जिसमें कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, अब तक क्या योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई, किसको कितना फायदा पहुंचा, और सबसे बड़ी बात की विरोधियों पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे मेरठ, रुद्रपुर, उधर साउथ में थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश में थे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जोरों शोरों से प्रचार अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। संबलपुर में एक मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, लोगों से अपने लिए समर्थन भी मांगा है। तो तस्वीरें जहां संबलपुर में एक मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रचार प्रसार अब तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपना चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। जिनका पहले चरण में चुनाव है वो भी सही लग चुके हैं, चुनाव प्रचार के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। और अभी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। ठाणे, कल्याण, संभाजीनगर लोकसभा सीट पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। पालघर जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी उस पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, लगातार खींचतान चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर। तो अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। आपको याद होगा कि इससे पहले कई राउंड की बैठकें चली, लेकिन उसके बावजूद भी देर रात तक तय नहीं हो पाया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन कल ये खबर मिली, लगभग शाम की बात है, 3 से 4 बजे का वक्त, जब ये जानकारी मिली कि जो अभी तक पूरा का पूरा मामला उलझा हुआ था, वो मामला कमोबेश सुलझ चुका है और महाराष्ट्र में महायुति में सहमति बन चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर अब कोई तकरार नहीं है, अब कोई रार नहीं है। ठाणे, कल्याण की बात करें तो ये सीटें जा सकती हैं शिवसेना के खाते में। और पालघर जो लोकसभा सीट है ये बीजेपी अपने पास रखेगी। ठाणे, कल्याण, संभाजीनगर सीट पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी, जबकि पालघर लोकसभा सीट जो है वहाँ पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में लगातार खींचतान इस बात को लेकर चल रही थी कि शिवसेना ने कहा कि जितनी सीटों पर पिछली बार वो चुनाव लड़ी उतनी सीटें इस बार भी वो लड़ना चाहती है। लेकिन इस बार क्योंकि देखिए उसके अलावा एनसीपी भी साथ में है, तो ऐसे में बीजेपी, और दूसरी बात है कि बीजेपी ज़्यादा सीट्स अपने पास रखने की कवायद करती हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर बात बनती हुई नजर आई है। ये एक अहम जानकारी। और इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं बिहार से। खबर, बिहार के छपरा में सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देंगी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य नजर आएंगी टक्कर देती हुई। रोहिणी ने शुरू किया चुनाव प्रचार और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। आपको बता दें कि अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया। छपरा सीट पर रूडी को टक्कर, रोहिणी के साथ में बाबा हरिनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा लालू परिवार। और देखिए
तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर चुनाव प्रचार करते हुए रोहिणी आचार्य आपको नजर आ रही होंगी। आपको बता दें कि फिलहाल रोहिणी आचार्य के द्वारा क्या कुछ कहा गया है इस दौरान, वो भी आपको सुनवा देते हैं। हम तो हवा में भी रहते हैं, धरती पर भी रहते हैं, वकालत भी करते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और 30 साल से पार्लियामेंट में भी हैं। तो हम बेटर हैं कि कोई जो बार बार लोग कहीं कहीं चला जाता है, बंद हो जाता है, ईडी के रेट में चला हो जाता है, वो बेटर है। तो अच्छी बात है ना भाई, दुनिया में अकेला हम पायलट आदमी हैं। तो पायलट भी हैं, वकील भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या होगा? सही कह रहे हैं, हम हवा के भी नेता हैं। आप सुन रहे थे रोहिणी आचार्य के अगेंस्ट में ये चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल बिहार में चुनाव का माहौल परवान चढ़ने लगा है। चुनाव को लेकर एक तरफ जहां नॉमिनेशन और जनसंपर्क, तो दूसरी तरफ नेताओं के द्वारा पूजा पाठ करने का दौर भी जारी है और तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते कांग्रेस में शामिल हुए अजय निषाद। बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। टिकट कटने से चल रहे थे नाराज। बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद है अजय निषाद और कांग्रेस पार्टी में अब वो शामिल हो चुके हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। आप देखिए भाट 24 से खास बातचीत भी इनकी तरफ से फिलहाल की गई है, जिसमें वो कुछ बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। टिकट कटने से काफ़ी ज़्यादा वो नाराज थे। बिहार के मुजफ्फरपुर से वो सांसद हैं और इस बार उनका टिकट फिलहाल कट गया है। और देखिए, उन्होंने कहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री जय नारायण निषाद के बेटे हैं अजय निषाद, टिकट कटने से नाराज। और उन्होंने कहा, मुझे किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नामांकन किया। राजनांदगांव में भूपेश बघेल ने नामांकन किया, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। तो छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें जहां भूपेश बघेल ने नामांकन किया है। देखिए, फर्स्ट फेज को लेकर अब तमाम जो दिग्गज हैं पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। अपने पक्ष में वोट की अपील, समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जहां राजनांदगांव से भूपेश बघेल ने नामांकन किया है। देखिए, बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हों, वो भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल ने अपना नामांकन किया है। पूर्व सीएम हैं और नामांकन के दौरान की तस्वीरें। और क्योंकि देखिए, राजनांदगांव से अब लगातार उनका अपना एक लगाव रहा है और यहाँ पर काफ़ी मजबूत उनको हमेशा माना गया। तो ऐसे में राजनांदगांव से भूपेश बघेल ने अपना नामांकन किया है। भूपेश बघेल ने नामांकन किया, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम दलों की ओर से अपने अपने प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच एक तरफ जहां नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं चुनावी शंखनाद भी हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगे। अपनी पार्टी डीपीएपी से अपने मैदान में उतरने की तैयारी। गुलाम नबी आज़ाद चुनावी मैदान में नजर आएंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने ऐलान किया जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से चुनाव लड़ने का। अपनी पार्टी जो उनकी है डीपीएपी, उससे उतरेंगे मैदान में। तो देखिए, गुलाम नबी आज़ाद आप जान रहे हैं कि एक सीनियर लीडर हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक जाना पहचाना नाम है। और अब अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में वो उतरने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये एक अहम जानकारी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में खासतौर पर सबकी नज़र इस वक्त तो टिकी हुई है और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव अभी तक हुआ नहीं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इस बार तमाम पार्टियों की ओर से एक तरफ विपक्षी दल पूरा जोर लगाए बैठा है, दूसरी तरफ बीजेपी भी जहां धारा 370 की बात करती है, सिचुएशन वहाँ पर बदलने की बात करती है। तो ऐसे में बीजेपी पूरा जोर लगाए हुआ है। और उस बीच गुलाम नबी आज़ाद ने ऐलान किया है कि वो अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिया गया है, भागलपुर से अजीत शर्मा को, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से मनीष तवांग को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया, आंध्र प्रदेश से 5, बिहार से 3, ओडिशा से 8 उम्मीदवार घोषित कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर दिए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि भागलपुर, किशनगंज और कटिहार से उम्मीदवारों को उतारा गया है। 3 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को यहां पर उतारा है। 17 सीटों की ये लिस्ट यहां पर कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है। इस लिस्ट में बिहार की 3 सीटें, ओडिशा की 8 सीटें और साथ साथ आंध्र प्रदेश की 5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर
यहां पर कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवार उतार दिए गए। कांग्रेस ने बिहार के कटिहार से तारिक अनवर को मैदान में उतारा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस भी लगातार लिस्ट जारी कर रही है। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक अजित शर्मा को कांग्रेस ने भागलपुर संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। आखिरी क्षण में उनकी दावेदारी पक्की की गई है कांग्रेस के द्वारा। और इस सबके बीच में भागलपुर सहित 5 सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। 4 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तिथि होने वाली है। इन 5 सीटों में से किशनगंज और कटिहार भी महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में आई है। और इस बीच तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई। 114 उम्मीदवारों के लिए ये लिस्ट फिलहाल जारी की गई है। आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी की लिस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि कुल 114 उम्मीदवार जिनका नाम शामिल है। आज अखबारों में भी फिलहाल जिक्र किया गया है कि आखिर कौन प्रमुख चेहरे इस लिस्ट में। रंजना, बिल्कुल, तो देखिए ये लिस्ट आपके स्क्रीन पर 114 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। आपको बताते चलिए कि 400 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और 114 उम्मीदवारों की ये एक और लिस्ट जारी की गई है, जहां तमाम उम्मीदवारों के नामों का इसमें जिक्र है। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां लिस्ट में तमाम उम्मीदवारों का नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज राज्यसभा से रिटायर और 33 साल बाद राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। 9 केंद्रीय मंत्री समेत 54 का कार्यकाल खत्म हो रहा है। खरगे ने एक इमोशनल लेटर लिखा है। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री का भी पदभार उन्होंने संभाला है और इसे लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने एक इमोशनल लेटर भी लिखा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह आज राज्यसभा से रिटायर हो रहे। 9 केंद्रीय मंत्री समेत 54 का कार्यकाल खत्म हो रहा है। और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के राज्यसभा से रिटायर होने पर मल्लिकार्जुन खरगे ने एक इमोशनल लेटर लिखा है। 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, साथ ही साथ वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर रहे मनमोहन सिंह। और रंजना, जिस लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है अखबारों में कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राज्यसभा से विदाई पर एक भावुक पत्र लिखा है। अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह के योगदान को भी रेखांकित किया है। खरगे ने लिखा है कि कैसे मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही ज्यादा समर्पण और निष्ठा देखते हुए देश की सेवा की है और गरीबों के लिए काम किया है। आगे मल्लिकार्जुन खरगे इस पत्र में लिखते हैं कि उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह ऐसे शख्स रहे हैं जिनकी सलाह को वो महत्व देते हैं। एक युग का अंत हो गया, यहां पर खरगे ने इस बात का जिक्र किया। अपने पत्र की शुरुआत में खरगे ने मनमोहन सिंह जी को संबोधित करते हुए लिखा है कि 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद में आज जब आप राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो एक युग का अंत हो गया है। बहुत कम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे अधिक समर्पण और अधिक निष्ठा से हमारे देश की सेवा की है। बहुत कम लोगों ने देश के और उसके लोगों के लिए आपके जितना काम किया है। तो भावुक होते हुए ये पत्र यहाँ पर मल्लिकार्जुन खरगे ने लिखा। तमाम बातें यहाँ पर कही गई। आगे वो लिखते हैं कि हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। पत्र में खरगे ने लिखा कि आपके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य की बात है। खरगे ने आगे लिखा कि पिछले 10 वर्षों में जबकि मैं लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता रहा हूं, आप हमेशा ज्ञान का स्रोत रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनकी सलाह को मैंने यानी कि खरगे ने महत्व दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले कुछ वर्षों में अपने व्यक्तिगत असुविधाओं के बावजूद कांग्रेस पार्टी के लिए उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया है आपने। इसके लिए पार्टी और मैं सदैव आपके आभारी रहेंगे। और मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने ट्विटर यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म पर इस पोस्ट को शेयर भी यहां पर किया है। और चलिए आगे बढ़ते बात होगी जयशंकर की। उन्होंने कहा कि आशा है भारत यूएन का स्थायी सदस्य बनेगा, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया का रुख भारत के पक्ष में है। यूएन में 193 देश हैं, 5 स्थायी सदस्य बाकी देशों को कमतर समझते हैं। तो देखिए ये उनकी ओर से बात कही गई है। खासतौर पर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट मिलेगी। जयशंकर ने इसके लिए बताया भी कि क्या क्या करना होगा। 80 साल पहले संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। 5 देश चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने आपस में इसकी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का फैसला किया और अब भारत भी इसका सदस्य हो, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने विस्तार से बात की कि किस तरीके से भारत स्थायी सदस्य यूएन का बनेगा। दुनिया का रुख क्योंकि इस वक्त भारत के पक्ष में है और उनकी ओर से कहा गया कि इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जरूर मिलेगी। दुनिया में ये भावना है कि भारत को ये स्थान ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन देश को इस बार और अधिक मेहनत करनी होगी।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। शिवपाल का बदायूं से चुनाव लड़ने से इंकार सामने आया। मेरे बेटे आदित्य को उतारने का ऐलान यहां पर उनके द्वारा कर दिया गया। आपको बता दें कि बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के ओर से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव का लोकसभा चुनाव लड़ना अब तय माना जा रहा है। इस जानकारी के बाद बदायूं के विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर के बबराला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने खुद मन से बात का ऐलान किया कि वो अपना नाम यहां पर वापस लेते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सम्मेलन में आदित्य का नाम घोषित कर दिया उनके द्वारा, यानी कि अपने बेटे का नाम आगे रखा और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, ये भी उन्होंने जाहिर किया। राष्ट्रीय नेतृत्व के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते एक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुझे काम चाहिए, मुंह दिखाई नहीं, मुंह दिखाई बंद करो। ज्योतिरादित्य सिंधिया से तेज किया चुनाव प्रचार। तो एक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वो प्रचार अभियान जोरों शोरों से आगे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि मुझे काम चाहिए, मुंह दिखाई नहीं चाहिए। बढ़ती खबरों में आगे, अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन। राहुल प्रियंका विरासत संभालेंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। दोनों ही गांधी परिवार की परंपरागत सीटें हैं और 2019 में अमेठी हार गए थे राहुल गांधी। तो अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस के कदम का इंतजार है। आज वायनाड से पर्चा भरेंगे राहुल गांधी और लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची में जब नामों का ऐलान किया गया तो अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी के नाम शामिल थे। अब पार्टी ने 8 मार्च को 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में वायनाड से राहुल की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। और देखिए, विस्तारा एयरलाइंस की मुश्किलें बढ़ी। 15 पायलट्स ने नौकरी से दिया इस्तीफा। डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट। वेतन संशोधन से नाराज हैं कर्मचारी। और देखिए, हिंदुस्तान अखबार में विस्तारा संकट को पूरा डिटेल में समझाया गया है। पायलट की कमी से रद्द करनी पड़ रही हैं उड़ानें। देखिए, पायलट विरोध क्यों कर रहे हैं, जरा वो समझिए। विस्तारा की उड़ानें रद्द होने और देरी का मूल कारण पायलट की कमी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबर अभी तक आई है सामने, वो ये कि पायलट एयर इंडिया के साथ विलय से पहले एयरलाइन द्वारा शुरू किए गए नए अनुबंध की शर्तों का विरोध कर रहे हैं। पायलट्स में इस बात को लेकर असंतोष है कि इस नए अनुबंध की जो शर्तें हैं उसके तहत में उनकी वेतन में कटौती हो सकती है और सामूहिक रूप से बीमार होने की जानकारी दी है पायलट्स ने। ऐसे में जाहिर तौर पर वजह है जो वेतन उनको अपने कम होने का इस वक्त जो आशंका है, वो एक डाउट, एक बड़ी वजह बन रहा है।